अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, जब आप अपने स्पाउस का फैमिली रियूनियन वीज़ा पाकिस्तान से जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जर्मन एम्बेसी आपके स्पाउस की लायर वेरिफिकेशन कैसे करती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लायर वेरिफिकेशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन से सवालात आपके जो ना स्पाउस से पूछे जाते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो ना दूसरे लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लायर वेरिफिकेशन के बाद जर्मन एम्बेसी को जो ना रिपोर्ट वो कितनी देर में पहुंचती है और उसके बाद जो ना वीज़े का टाइम कितना लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जर्मन एम्बेसी ने जो ना लायर वेरिफिकेशन ख़त्म कर दी है। ये बिल्कुल झूठ है। लायर वेरिफिकेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आज तारीख है जी 21 जनवरी 2026। आपके सामने जो ना जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट खुली हुई है। आप तसल्ली से खुद इसके ऊपर चेक कर लें। ये लिखा हुआ उन्होंने कि जब आप जो ना अपने वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं ना, तो उसके बाद दोबारा एम्बेसी आपको जो ना ये कह सकती है कि 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आप जमा करवाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स का एक और सेट जमा करवाएँ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अब जो ना लायर वेरिफिकेशन होगी। आपको मैं बताता जाऊँ कि लायर वेरिफिकेशन हर केस की नहीं होती, जिसकी वजह से होता ये है कि जिन लोगों की लायर वेरिफिकेशन नहीं होती, वो कहने लग जाते हैं कि जी लायर वेरिफिकेशन ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। लायर वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो ना हिंट्स हैं आपके लिए, कुछ जो है ना पर्सनल बेस एक्सपीरियंस है, इसकी बुनियाद पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लायर वेरिफिकेशन जो ना किस-किस केस में हो सकती है। आप जो पाकिस्तानी इश्यूड मैरिज सर्टिफिकेट्स है ना, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए जर्मन एम्बेसी अपना अप्रूव्ड लायर भेजती है आपके घर में और वो जो ना आपकी यूनियन कौंसिल में जाता है। यूनियन कौंसिल के अलावा फिर जो ना आपके घर भी आता है और आपके साथ इंटरव्यू भी करता है, जिसकी बुनियाद पे वो चेक कर लेता है कि ये शादी वाक़ई ही ओरिजिनल है। ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट हमें दिया है, ये बोगस नहीं है, ये फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। और जो स्पाउस जर्मनी के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करके बाहर जाने लगा ना, वो ओरिजिनल स्पाउस है। वो जो ना वो जाली निकाह करके बाहर नहीं जा रहा। लायर वेरिफिकेशन किन-किन केसेज़ में जो ना एक्सपेक्टेड है या किन-किन केसेज़ में हो सकती है। कारनामे के अंदर जो डाउट्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए भी वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा एज गैप हो या जो ना बहुत थोड़ा एज गैप हो, उस केस में भी ये मुतवक्को है। इसके अलावा अगर आपकी जो ना शादी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, फौरी शादी होगी, उस केस में भी है। उसके अलावा जो ना आपके रिलेशनशिप की कोई हिस्ट्री नहीं है। मतलब होता है ना कि मंगनी करवाने के बाद कोई साल या 2 साल जो ना आपकी शादी को टाइम लगा है या जो ना इसके अलावा आपकी अपने हस्बैंड के साथ कोई बातचीत हुई है या जो ना आपके फैमिली टर्म्स हैं, कोई इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इस बुनियाद पे भी आपकी एक्सपेक्टेड है वेरिफिकेशन। या फिर जो ना इसके अलावा अगर आपकी सेकंड मैरिज हो या जो ना आपकी शॉर्ट कोर्ट मैरिज हुई हो, उस केस में भी जो ना ये वाली चीज़ लाज़मी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ना लायर वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है या जो ना किस तरीके से जो ना लायर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जब आप जो ना जर्मन एम्बेसी में अपनी फ़ाइल पुट कर देते हैं ना, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको जो ना इस तरीके से जर्मन एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आप जो ना 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जमा करवाएँ और फलाँ दिन आप एम्बेसी के अंदर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स का सेकंड सेट भी आप लेके आएँ साथ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लायर वेरिफिकेशन अब होगी। जर्मन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के कितनी देर के बाद जो ना आपको वेरिफिकेशन की ईमेल भेजती है। इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कुछ केसेस में तो जो ना ये लायर वेरिफिकेशन होती ही नहीं। एक केस तो ये हो गया। दूसरा ये कि कुछ नॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर-अंदर आपको ईमेल आ जाती है और कुछ केसेस जो ना डाउटफुल होते हैं या बड़े सीरियस होते हैं, उसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम भी लग जाता है कि आपको जो है ना वेरिफिकेशन की ईमेल आए। और अगर एम्बेसी के पास हाई वर्कलोड हो, उसी टाइम पे जो ना विज़िट वीज़े वालों की अपॉइंटमेंट्स चल रही हों, उसी टाइम पे स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट्स चल रही हों, यानी कि सही सीज़न जो ना उस टाइम पीक पे हो, उस वक़्त जब एम्बेसी के पास हाई वर्कलोड होता है, तो इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकती है एम्बेसी। मतलब इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। जब आपने वेरिफिकेशन की फ़ीस सबमिट करवा दी, तो उसके बाद जो ना एम्बेसी का वकील कितनी देर बाद आपके घर में आता है। ये जनाब 2 हफ़्ते से लेके 4 हफ़्ते तक एम्बेसी का वकील आपके घर में विज़िट करता है। अगर जो है ना आपका सिटी एरिया हो तो 1 महीने के अंदर-अंदर यानी कि 4 वीक्स के अंदर-अंदर। अगर आपका जो ना कोई देहाती एरिया है यानी कि विलेज साइड है यानी कि रूरल एरिया है, तो फिर जो है ना 6 हफ़्ते तक भी लायर आपके घर में आ सकता है, क्योंकि उस पे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब ये है कि इसके अंदर भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बता दिया जो कि एक्सपीरियंस बेस है। ये डिपेंड करता है वकील के वर्कलोड के ऊपर, उस इलाके के जो ना एप्लीकेंट्स कितने हैं, इसके अलावा जो ना उस इलाके की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल क्या है, या फिर जो ना आपने इनकम्प्लीट एड्रेस दिया हुआ है, उसको पहुँचने में मसला हो रहा हो, तो फिर भी जो ना इसमें डिले हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वकील एम्बेसी की तरफ से आता है, वो आपके घर में किस तरीके से एंट्री मारता है। सबसे पहले वकील जो ना आपकी यूनियन काउंसिल में आता है, यहाँ पर आपकी बर्थ की रजिस्ट्रेशन हुई होती है। आपका जो ना वो बर्थ सर्टिफिकेट चेक करता है कि वाक़ई जो ना ओरिजिनल है या फिर जो ना बोगस एंट्री हुई हुई है। अभी मैं आपको जो ना बोगस एंट्री के बारे में भी सारा डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद जो ना वकील आपकी शादी की रजिस्ट्रेशन चेक करता है यूनियन काउंसिल में
क्या ये ओरिजिनल है, यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से मिलता है, उसके बाद वहाँ का रजिस्टर चेक करता है। फिर अगर हो सके तो वो निकाह खां को भी मिलता है, अगर उसका एड्रेस जो ना उसके पास मौजूद हो। फिर उसके बाद जो ना आपके घर में आ जाता है। वकील जब आपके पास आता है तो वो आपसे राब्ता भी कर लेता है फ़ोन पे, और वो पूछता है कि आप क्या अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हैं या जो ना आप अपने ससुराल में रह रही हैं। तो अगर जो है ना आपका स्पाउस बताए कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हूँ, तो वो फिर पेरेंट्स के घर का विजिट करता है यूनियन काउंसिल के बाद, और वो आपका वहाँ पे आके इंटरव्यू करता है। वकील जो आपके घर में आता है ना, वो कि जज बन के नहीं आता कि उसी ने ही फैसला करना है कि आपका जो ना वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या वीज़ा जो ना एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो अथॉरिटी है ना, ये जर्मन एम्बेसी के पास है या फिर जो ना आउसलैंडर बिहोर्डे के पास है। वकील का सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं ना एम्बेसी को, उसकी कंसिस्टेंसी उसने चेक करनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। जो बातें आपने एम्बेसी को एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान कही है ना, वो सारी उसने चेक करनी कि क्या वाक़ई जो इस एप्लीकेंट ने बोली हैं चीज़ें, वो वाक़ई ओरिजिनल हैं, या जो ना आपका निकाहनामा या आपकी शादी जो ना वो जाली तो नहीं है। आपको पता है कि पास्ट के अंदर कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं कि कुछ लोगों ने जो ना जाली निकाह करके स्पाउस को बाहर सेटल करने की कोशिश भी की है। तो इस बुनियाद पे जो ना एम्बेसी ने फिर जो ना वो लॉयर वेरिफिकेशन भी शुरू कर दी। वकील जब आपके घर में आता है तो वो आपके पेरेंट्स को भी रूम से बाहर निकाल देता है। वो जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट के साथ ही इंटरव्यू करता है। उसने जो क्वेश्चंस होते हैं, वो एक पेज के ऊपर लिखे होते हैं, या जो ना उनके पास बना बनाया फॉर्मेट होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं। फिर वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो है ना शुरू कर देता है साथ, और साथ ही आपका जो है ना इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। उसके अंदर जो ना आपसे वो जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी हिसाब से जो ना आप अपने जो ना क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, और जो ऑथेंटिक और रियल आंसर बनते हैं ना, वही आपने अपने मुताबिक तैयार करने हैं। किसी की कॉपी नहीं करनी कि उसने ये जवाब दिया, मैंने ये जवाब देना है। जो आपके केस का ओरिजिनल जवाब बनता है आपने वही देना है। कोई आपने जो ना वहाँ पे जालसाज़ी करने की कोशिश नहीं करनी, कोई आपने फ़ाल्स जो ना उनको आंसर नहीं देना, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो वकील आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको मैं जो ना 4 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी तरतीब आगे-पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, वो यही होता है। सबसे पहला पार्ट है जी मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, आप अपने स्पाउस से कब और कहाँ मिले? उसके बाद है जी, इज़ इट अ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज? ये शादी आपकी जो ना अरेंज मैरिज है या फिर जो ना लव मैरिज है? अगर ये लव मैरिज है, हू प्रपोज्ड फर्स्ट? किसने जो ना पहले प्रपोज किया? आपके निकाह की डेट क्या है और आपका निकाह जो ना किस जगह पे हुआ था? यानी कि निकाह जो ना घर में हुआ था या जो ना अदालत में हुआ था? आपके निकाह के गवाहान यानी कि आपके निकाह के विटनेसेस कौन थे? उनके आप जो ना नाम बताएं। वो नाम जो ना उसके पास आपका निकाहनामा होता है उसके ऊपर भी लिखे होते हैं, तो आपने भी जो ना उसको वही बताने हैं जो एग्जैक्ट आपके थे। आपको हक महर कितना दिया गया? उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो आपसे आपके स्पाउस के बारे में डिटेल पूछी जाती है कि आपके स्पाउस का फुल नेम क्या है। बाज़ का जो ना आपसे आपके स्पाउस के नेम के स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। उसके बाद जो ना आपके स्पाउस का फादर का क्या नेम है, उसकी मदर का क्या नेम है, उनके नामों के बाज़ का जो ना स्पेलिंग भी आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद जनाब आपका स्पाउस जर्मनी में जॉब क्या करता है, और उसकी जॉब से सैलरी क्या आती है, और जॉब जो ना वो किस सिटी में करता है, वो रहता किस सिटी में है। उसके बाद जो है ना आपके स्पाउस के पास नेशनैलिटी कौन-सी है, जर्मन है या यूरोपीय यूनियन की है या कोई और रेज़िडेंस परमिट है? अगर कोई और रेज़िडेंस परमिट है तो वो कौन-सा है? क्या वो स्टूडेंट वीज़े पे गया था या जो ना वो डायरेक्ट वो जॉब वीज़े पे गया था? ये आपने जो ना उनको क्लैरिफ़ाई करनी है सारी डिटेल्स। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी कौन-सी जॉब है? अगर वो स्टूडेंट स्टेटस पे है तो वो कौन-सी स्टडीज़ कर रहा है? उसके बाद जो ना अगला सेक्शन है आपकी शादी के बारे में फैमिली अवेयरनेस, कि क्या दोनों फैमिलीज़ को इस शादी का पता है जो आपने शादी की है? आपके पेरेंट्स क्या इस शादी के लिए जो ना रज़ामंद थे? आपकी शादी के बाद आपकी रुख़्सती भी हुई है और वलीमा भी हुआ क्या? उसके बाद जनाब आपसे पूछे जाते हैं जी कॉन्टैक्ट प्रूफ़, कि आपका अपने खामंद के साथ जो ना राब्ता होता है। आपकी जर्मनी में अपने स्पाउस के साथ किस तरीके से बात होती है? व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, या फिर जो है ना फ़ोन कॉल पे बात होती है। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपसे आपके व्हाट्सएप की हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, या जो है ना आप जब एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस वक़्त भी एज़ ए प्रूफ़ जो ना आप अपनी व्हाट्सएप की चैट के कुछ प्रूफ़ के तौर पे स्क्रीनशॉट भी उनको देते होते हैं। वो जो चीज़ें आपने उस टाइम पे सबमिट करवाई होती हैं, उसी की कंसिस्टेंसी को वो जो ना चेक करने आते हैं घर में। फिर इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आप जो है ना कितनी दफ़ा उनसे बात करते हैं, हफ़्ते में, महीने में या दिन में? उसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी जो ना लास्ट बात उनके साथ कब हुई थी? ये कुछ सवालात हैं जिसके जो ना मैंने चारों सेक्शंस आपको बना दिए। अब इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको बता दूँ। बाज़ औक़ात फिर लॉयर ये भी कह देता है कि आपकी शादी के अंदर कौन-कौन से बंदे शामिल थे, कौन-कौन से रिलेटिव शामिल थे। अगर कोई रिलेटिव आपका जो आपकी शादी में शामिल था, अगर आपके घर के पास ही रहता है, तो उसको बुला के लेके आएँ। तो अगर कोई जो ना आपका कोई चाचा, ताया, मामा या कोई आंटी आपकी जानने वाली शादी में जो शामिल थी, उसको आप जो ना लेके आते हैं। वकील उससे भी फिर पूछ लेता है कि जो ना आप क्या शादी में शरीक हुए थे? ये शादी जो ना किस डेट पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी? जो आपने उसको सवालात बताए हैं, उसकी डबल कन्फर्मेशन उस बंदे के थ्रू भी हो जाती है। या फिर जो ना वकील आपको ये भी कहता है कि जो आपकी शादी के गवाहान हैं, जो आपके विटनेस थे शादी के, उनको आप लेके आएँ। उनमें से जो ना आप किसी को लेके आ जाते हैं, या जो ना बाज़ औक़ात ये भी कह सकता है कि आप जो ना उनका एड्रेस दें।
میں ان کے گھر پہ جا کے جو ہے نا ان سے بھی جو ہے نا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سسرال والوں کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا ہسبینڈ کیا آپ کو جو ہے نا خرچہ بھیجتا ہے؟ اگر کوئی خرچہ بھیجتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے آپ سے ڈیٹیل بھی مانگ لی جائے کہ کس کے تھرو بھیجتا ہے، اس کا جو ہے نا کوئی آپ مجھے پروف دیں۔ اگر وہ خرچہ بھیجتا ہے تو وہ کتنا خرچہ بھیجتا ہے؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے جو پاکستان سے اسٹڈیز کی ہیں وہ کس کس یونیورسٹی سے یا کس کس اسکول سے گئے ہیں، ان کے جو ہے نا آپ نام بتائیں، اور پاکستان سے وہ کون سی اسٹڈی کر کے جو ہے نا جرمنی گئے تھے۔ جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو لائر جو ہے نا آپ کے انٹرویو کی رپورٹ بنا کے ایمبیسی کو سینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی۔ جب آپ کی رپورٹ ایمبیسی کے پاس جاتی ہے، اگر تو ساری چیزیں جس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنے کے دوران ان کو بتائی تھی وہ ایمبیسی نے ریویو کیا، ریویو کے بعد ایمبیسی نے دیکھا کہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ ہیں، شادی جو نا اتھینٹک ہے، تو پھر کیا کرتی ہے ایمبیسی، آپ کی رپورٹ کو آپ کی ویریفیکیشن کے 2 سے 4 ہفتے کے بعد آپ کی فائل جرمنی کے اندر آؤسلینڈر بہوڈے میں آ جاتی ہے۔ وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کے اسپاؤس کی کہ اس کی جو ہے نا وہ جاب کتنی ہے، اس کے پاس سیلری کتنی ہے، اس کے پاس جو ہے نا جو گھر ہے اس کا سائز کتنا ہے، ساری چیزوں کی جو ہے نا ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو اسپاؤس پاکستان سے جرمنی آ رہا ہے وہ سرکار کے اوپر کہیں جرمنی میں آ کے برڈن تو نہیں بنے گا، ہسبینڈ اس کو لے کے چل سکتا ہے۔ یہ ساری ویریفیکیشن کے لیے آپ کی فائل آتی ہے آؤسلینڈر بہوڈے کے اندر۔ جب آپ کی لائر کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد آپ کی فائل آؤسلینڈر بہوڈے کو جاتی ہے، اور کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی فائل آؤسلینڈر بہوڈے کو جاتی ہی نہیں، وہ جو ہے نا وہاں سے ہی آپ کو ویزا مل جاتا ہے ایمبیسی کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ سن لیں جو جرمن نیشنل کا اسپاؤس ہے نا اس کیس میں موسٹلی جو ہے نا آؤسلینڈر بہوڈے کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، آپ کی لائر کی ویریفیکیشن کے بعد 4 سے 8 ہفتے کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اگر یورپی یونین کا اسپاؤس ہے، یعنی کہ وہ جرمن نیشنل بھی نہیں ہے، وہ پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہے، وہ پرتگال، اسپین، اٹلی، فرانس ان کنٹریز کا نیشنل ہے اور وہ جرمنی میں آ کے رہ رہا ہے، اگر اس کا اسپاؤس ہے تو وہ ایون کہ جو نا جرمن نیشنل سے بھی اس کو فاسٹر ویزا ملتا ہے لائر کی ویریفیکیشن کے بعد۔ اس کو جناب 3 سے 6 ہفتے کے اندر اندر ویزا مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یورپی یونین کا فریڈم آف موومنٹ کا جو رائٹ ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فاسٹر ویزا ملتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی دوسرے ریزیڈنس پرمٹ ہیں، بلو کارڈ ہولڈر ہو گیا، ورکر جو جرمنی میں رہ کے کوئی کام کر رہے ہیں کسی اور ریزیڈنس پرمٹ کے اوپر ہیں، یا کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے اسپاؤس کے لیے لائر کی ویریفیکیشن کے بعد 8 ہفتے سے لے کے 16 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے۔ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی فائل آتی ہے نا آؤسلینڈر بہوڈے کے اندر، آؤسلینڈر بہوڈے کے اوپر ورک لوڈ کتنا ہے، اور جو ہے نا اس کے علاوہ آپ کے ہسبینڈ کی جو ویریفیکیشن ہے نا وہ آلریڈی ہوئی ہے یا جو ہے نا آن دی اسپاٹ ہونی ہے۔ یہ جتنے بھی کیسز میں نے آپ کو بتایا نا، بلو کارڈ ہولڈر ہو گیا، اسٹوڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اور ریزیڈنس پرمٹ والا، تو ان کیسز میں یہ ہے کہ آپ کی آؤسلینڈر بہوڈے سے ویریفیکیشن ہونی ہی ہونی ہے، یہ لازمی ہوتی ہے، یہ مینڈیٹری ہوتی ہے، تو اس میں 8 ہفتے سے لے کے 16 ہفتے کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے کہ جب آپ کی لائر ویریفیکیشن ادھر ہو، یا جب جو ہے نا جرمن ایمبیسی میں آپ کی فائل پٹ ہو نا، یا ادھر جو ہے نا آپ کا انٹرویو ہو جائے، تو آپ کا ہسبینڈ جرمنی کے اندر فوری طور پہ اپنے آؤسلینڈر بہوڈے سے رابطہ کر کے اپنی ساری ڈاکومنٹیشن ان کو پرووائڈ کر دے۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ آؤسلینڈر بہوڈے کے اندر آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کے اسپاؤس نے کون کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہوتے ہیں اپنی ویریفیکیشن کروانے کے لیے۔ اگر آپ کا اسپاؤس آؤسلینڈر بہوڈے کے اندر آپ کی فائل آنے سے پہلے پہلے ویریفیکیشن کر کے بیٹھا ہو، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آؤسلینڈر بہوڈے کے اندر کیس جو ہے نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی فائل ادھر آتی ہے آؤسلینڈر بہوڈے میں جرمن ایمبیسی کی طرف سے، تو ساتھ ہی آؤسلینڈر بہوڈے والے آپ کا جو ہے نا ایمبیسی کو فوری طور پہ جواب بھیج دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے نا آپ کی ویریفیکیشن پہلے ہی کی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہ آپ کی آؤسلینڈر بہوڈے کی جو ویریفیکیشن کا ٹائم ہے نا وہ بھی بچ جاتا ہے۔ یہ ایک ٹپ ہے جو میں نے آپ کو دی ہے، اس سے جو ہے نا آپ کا ویزا پروسیس اور بھی فاسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جنرل سی ٹائم لائن بتا دوں، یہ بھی ایکسپیرینس بیس ہے، کہ جب آپ جو ہے نا جرمن ایمبیسی کے اندر اپنی لائر ویریفیکیشن کی فیس سبمٹ کروا دیتے ہیں، یا جو ہے نا آپ اپنی اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ کروا دیتے ہیں اور آپ کی لائر ویریفیکیشن نہیں ہوتی، تو یورپی یونین کا جو اسپاؤس ہے نا اس کو ویزا 1.5 مہینے سے لے کے 3 مہینے کے اندر اندر مل جاتا ہے، اگر سارے ڈاکومنٹیشن ہر چیز جو ہے نا اس کی پوری ہو۔ اگر آپ جرمن نیشنل کے اسپاؤس ہیں تو پھر جناب آپ کو 2 مہینے سے لے کے 4 مہینے تک ویزا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ریزیڈنس پرمٹس ہیں ان کو جناب 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے اندر اندر ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ کی لائر ویریفیکیشن خراب ہوگی، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بوگس نکلا، یا آپ کی جو ہے شادی بوگس نکلی، پھر جناب اس کو ان لمٹڈ ڈیلے ہے، پھر سال بھی لگ سکتا ہے، پھر 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، یا جو ہے نا آپ کی جرمنی کے اندر آؤسلینڈر بہوڈے کی طرف سے پراپر ویریفیکیشن نہ ہوئی، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں نہ ہوئیں، آپ کا گھر، آپ کی سیلری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کیس میں پھر ٹائم کا کوئی حساب نہیں، آپ کو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ اپنے کیس کو دوسرے کیس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، ہر ایک بندے کا کیس انڈیویجول ہے، ہر ایک بندے کا جو ہے نا کیس جو ہے نا دوسرے کیس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ ایمبیسی آپ کے ہر کیس کو ڈفرینٹلی دیکھتی ہے، اور کیس بائی کیس جو ہے نا ڈیسیجن ایمبیسی کی طرف سے ہوتا ہے یا آؤسلینڈر بہوڈے کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہ تو ڈیسیجن میں نے کرنا ہے،
ना डिसीजन आपने करना है, ना डिसीजन उस जो है ना वो लायर ने करना जो आपके घर में आता है। लिहाज़ा आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि जो एम्बेसी की तरफ से वकील आपके घर में आते हैं ना, वो तनख्वाह एम्बेसी से लेते हैं। इसके अलावा जो आप 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ भेजते हैं ना, वो भी फ़ीस उन्हीं को ही जाती है, कुछ एम्बेसी को जाती है, कुछ आपके लायर को जाती है। यानी कि आपके लायर फ़ीस एम्बेसी से लेते हैं और वेरिफ़िकेशन भी एम्बेसी की तरफ से ही होती है। तो आप जो है ना उस लायर को कभी भी रिश्वत देने की कोशिश ना करें। बहुत रेयर केसेज़ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ लोगों से सुनने को मिला है, कुछ लोगों से पढ़ने को भी मिला है कि जो ना वकील आया सीगा, वकील मेरे को मिठाई भालदा सीगा, मेरा केस डिले कर रहा था, वो मेरे से थोड़े से पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ये आपकी अपनी परसेप्शन हो सकती है। वकील ऐसा नहीं करता। आपका केस वैसे जो है ना वो डिले हो सकता है किसी और वजह से। वकील ने रिपोर्ट अपने टाइम पे ही बना के भेजनी है। लिहाज़ा आप उनको अपने पैसे देके ज़ाया ना करें, उनको गलत काम पे ना लगाएँ, उनको रिश्वत पे ना लगाएँ। हाँ, अगर कोई लायर आपसे रिश्वत माँगता है, तो मैं आपको तरीकाकार बता दूँगा, किस तरीके से आपने जर्मन एम्बेसी को रिपोर्ट करनी है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी करप्शन के सख्त खिलाफ है। किसी जो ना एजेंट की सपोर्ट के जो ना वो सख्त खिलाफ है। आपने अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। अगर कोई वकील इस केस में मुलव्वस होता है, तो आपने जो ना एम्बेसी को लाज़मी इत्तला करनी है, क्योंकि वकील के हाथ में आपका कुछ भी नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल रखना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को बोगस नहीं बनाना। अगर ओरिजिनल होंगे, तो जब आप कल को जर्मन नेशनैलिटी लेंगे ना, तो इस टाइम पे भी आपकी वेरिफ़िकेशन आपकी यूनियन काउंसिल से होनी है। अगर उस टाइम पे आपने अगर बोगस डॉक्यूमेंट चला के वीज़ा ले लिया, तो बाद में भी आपकी जब वेरिफ़िकेशन आपकी यूनियन काउंसिल से होनी है, तो आपको फिर मसला बन जाना है। तो लिहाज़ा अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ओरिजिनल ही रखें। किसी 2 नंबर तरीके से, किसी शॉर्टकट के ज़रिए जो ना बाहर आने की कोशिश ना करें। जर्मनी भी यहाँ पे ही है, सब कुछ यहाँ पे आपने इतनी देर गुज़ारी है, थोड़ा-सा टाइम और गुज़ार लें, क्योंकि जो है ना सब्र का फल मीठा होता है। आप ठंडा होके चलें, रिलैक्स होके चलें, खीर को ठंडी करके खाएँ, ईज़ी रहें। जहाँ पे आपका इतना टाइम पहले निकला है, थोड़ा-सा और निकाल लें। फ़इन्ना माल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, आप रिलैक्स रहें। आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपका जो है ना केस ख़राब हो जाए, मिसाल के तौर पे एम्बेसी का लायर आपकी यूनियन काउंसिल में गया, उसने आपके बर्थ सर्टिफ़िकेट को फ़ेक पाया, या जो है ना उसने आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन को फ़ेक पाया, तो उस केस में आपका जो है ना केस डिले हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू देने से पहले तसल्ली से चेक कर लें अपने तौर पे। फिर उसके बाद जो है ना आप रिलैक्स होके लायर की वेरिफ़िकेशन का इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पे ये केस है, ये सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये एम्बेसी की तरफ से ईमेल आई है लायर की रिपोर्ट भेजने के बाद। तो लायर ने यूनियन काउंसिल में जाके यूनियन काउंसिल का जो बर्थ रजिस्टर था उसके ऊपर देखा, जो इस स्पाउस की बर्थ की एंट्री हुई थी ना, वो रो नंबर 219 और रो नंबर 220 के दरमियान हुई थी। यहाँ से उसको अंदाज़ा हुआ कि ये जो एंट्री है ना, ये फेक एंट्री है, इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा, क्योंकि 219 के बाद तो 220 आ रहा है, लेकिन ये एंट्री दरमियान में ही इसका नंबर ही कोई नहीं लगा हुआ। तो रजिस्टर से उसने अंदाज़ा किया कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, जिसकी बुनियाद पे उसने क्या किया कि उसने जो है ना एम्बेसी को रिपोर्ट भेज दी कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, तो इसकी एंट्री फेक हुई है। या जो है ना बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने वहाँ पे कटिंग करवा के एंट्री करवाई होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पिछले दौर में 1990 या इससे पहले के दौर में आपके जो है ना पेरेंट्स वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आते थे, और कई महीने बच्चे की पैदाइश के बाद एंट्री ही नहीं होती थी, या जो है ना एंट्री करवाना ही भूल जाते थे। तो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते थे, जिसकी वजह से फिर बाद में मसाइल बनते हैं। तो लिहाज़ा आजकल जब भी किसी का बच्चा पैदा हो, तो जो यूनियन काउंसिल का तरीकाकार है उसको फ़ॉलो करते हुए आप जो है ना अपने बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन टाइमली करवाएँ। ये मेरी एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये मैंने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी डाली हुई है। ये जो है ना मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर भी डाली हुई है। इसके अंदर भी मैंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि अपनी बर्थ की जो है ना एंट्री किस तरीके से करनी है। अगर आपका जो है ना बर्थ सर्टिफ़िकेट का मसला बन जाए, तो इसको आपने करेक्ट कैसे करवाना है। ये सामने एम्बेसी की तरफ से जो है ना ईमेल खुली हुई है। इस ईमेल के अंदर भी एम्बेसी ने सारा तरीकाकार बताया कि जो आपका बोगस डॉक्यूमेंट है ना बर्थ सर्टिफ़िकेट का, इसको पहले कैंसल करवाएँ अदालत के ज़रिए, यानी कि आपने कोर्ट डिक्री हासिल करनी है। उसके बाद जो है ना फिर आप दोबारा इसकी जो है ना एंट्री करवाएँ। फिर जो है ना जब आप दोबारा एंट्री करवाएँगे, फिर आपने दोबारा सेकंड वेरिफ़िकेशन के लिए फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद तकरीबन 4 महीने का प्रोसेस और लगेगा आपकी वेरिफ़िकेशन का। ये जो है ना एम्बेसी का इस ईमेल के अंदर 4 महीने का प्रोसेस लिखा हुआ है। एक मैं आपको और ईमेल दिखाता हूँ। ये एक ईमेल है जो आपके सामने स्क्रीन पे खुली हुई है। इसके अंदर जर्मन एम्बेसी ने ये कहा है कि आपका जो है ना जब सेकंड वेरिफ़िकेशन होगी, तो उसको तकरीबन 12 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, या 12 महीने टाइम लग सकता है। यानी कि जब आपका इश्यू बन गया, तो फिर टाइम का कोई लिमिट नहीं है, टाइम आपका जो है ना अनलिमिटेड ही है। तो लिहाज़ा अपनी हर चीज़ को जो है ना पहले आप रेडी रखें, ताकि बाद में मसला ही ना बने। मेरा ख़्याल है आपको जो है ना सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, और मुझे आप अपनी दुआ में याद